नमस्ते प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, इससे पहले हमने एक पुस्तक की समीक्षा की थी, तहखानों में बंद अक्स। उस पर आप सभी के बहुत अच्छे रिव्यू आए, बहुत सारे कमेंट आप लोगों ने दिए और उससे मेरा थोड़ा उत्साहवर्धन हुआ। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और पुस्तक, औरत 3 तस्वीरें। ये पुस्तक शरद सिंह ने लिखी है। शरद सिंह हिंदी की जानी मानी कथाकार हैं और स्त्री विमर्श पर ये उनकी दूसरी पुस्तक है। इससे पहले पिछले पन्ने की औरतें, ये पुस्तक भी उनकी काफी चर्चा में रही। शरद सिंह को कुछ लोग आप जानते होंगे जिन्होंने उनकी रचनाएं पढ़ी हैं। मैं आपको बता देता हूं कि हाँ, इनका एक उपन्यास बहुत चर्चा में रहा, कस्बाई सिमोन। पिछले पन्ने की औरतें, पंचकौड़ी, ये इनके उपन्यास हैं। तीली तीली आग, बाबा फरीद अब नहीं आते, छिपी हुई औरत और अन्य कहानियां, ये इनके कहानी संग्रह हैं। डॉक्टर अंबेडकर का स्त्री विमर्श, ये पुस्तक भी इन्होंने स्त्री विमर्श पर लिखी है। पत्तों में कैद औरतें, इनकी स्वयं की स्त्री विमर्श पर पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक ये लेकर आई है, औरत 3 तस्वीरें। तो जैसा कि इसका शीर्षक है कि इसमें औरतों की 3 तस्वीरों का जिक्र किया है। 3 तस्वीरों में पहली तस्वीर की वो बात जो करती हैं, पुस्तक के प्राकथन में इन्होंने बताया है कि इन्होंने किस तरह से 3 तस्वीरों की बात की है। तो उन 3 तस्वीरों में औरत के किस किस रूप को उन्होंने लिया है। तो शरद सिंह कहती हैं कि पहली तस्वीर में मैंने उन महिलाओं को, उन औरतों को शामिल किया है जो अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य के बल पर पुरुषों के समकक्ष आकर खड़ी हुई हैं, जिन्होंने अपने बुद्धिबल से और अपने साहस के बल पर पुरुषों के बीच में आकर के अपनी एक जगह बनाई है। ऐसी तमाम उन औरतों को उन्होंने पहली तस्वीर में जगह दी है। दूसरी तस्वीर उन्होंने उन महिलाओं की, उन पात्रों की ली हैं, वो पात्र, वो किरदार जो कि हमारे कुछ उदारमना, संवेदनशील साहित्यकारों ने गढ़े हैं। और तीसरी तस्वीर उन बहुसंख्यक महिलाओं की है, भारतीय नहीं पूरे विश्व की उन सब महिलाओं की हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, जो अशिक्षित हैं, जो धर्म, पितृसत्ता, कानून, समाज के गठजोड़ से उत्पन्न बंधन में बंधी हुई है। ये सारा जो बंधन है इस पुस्तक में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन 2 पंक्तियां मैं इसको समेटना चाहूंगा जितना मैं इसको समझ पा रहा हूं। मैथिषण गुप्त की 2 पंक्तियां हैं कि नरकृत सारे बंधन है, नारी ही को लेकर अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। इन 2 पंक्तियों में पूरा सार स्त्री विमर्श का आ जाता है। तो पहली जो तस्वीर है, मैं तस्वीर कहकर इसके लिए एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा कि इन्होंने कोलाज बनाए हैं, 3 कोलाज बनाए हैं। तो पहले कोलाज में इन्होंने जो पहली तस्वीर ली है वो ली है इरोम शर्मिला की। आप सब लोग इरोम शर्मिला से परिचित हैं, मणिपुर की बेटी हैं। 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो है वहां जो कानून लगा है अफस्पा, जो वहां सेना को जो है विशेष अधिकार देता है, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा, जिसकी आड़ में मणिपुर की महिलाओं के साथ में जो शोषण हो रहा है उसको लेकर के इन्होंने अनशन की घोषणा की। और तब से लेकर लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने अनशन किया। तो इरोम शर्मिला होने का क्या मतलब है, ये लिखती हैं कि इरोम शर्मिला और उन महिलाओं का संघर्ष इस बात का प्रतीक है कि स्त्रियों को जिस दैहिक लज्जा का वास्ता दिया जाता है, वे न्याय के पक्ष में उस लज्जा को भी सहर्ष तिलांजलि दे सकती है। यानी स्त्री न्याय और सत्य के लिए किसी भी सीमा तक जाकर संघर्ष करने की क्षमता रखती है। वस्तुतः यही है इरोम शर्मिला होने का अर्थ, कि स्त्री की दृढ़ इच्छा शक्ति को तोड़ा नहीं जा सकता। इनकी ये पुस्तक जो है केवल भारत तक सीमित नहीं है। इन्होंने भारत ही नहीं
विश्व के बहुत सारे देश और उन देशों में महिलाओं के अधिकारों के लिए, मानवता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं को इन्होंने लिया है। तो अगले अध्याय में इन्होंने जिस नारी शक्ति की प्रतीक महिला को लिया है वो है गुलिशरीन ओमांक। गुलिशरीन ओमांक एक व्यवसायी हैं और ये तुर्की की रहने वाली है। व्यवसायी से ये जो है राजनीति में आती हैं, समाज सेविका हैं। और तुर्की, जिसके बारे में आप जानते हैं कि अतातुर्क कमाल पाशा ने उसे आज से कई सौ वर्षों पहले जो है उसका आधुनिकीकरण किया और विश्व के तमाम इस्लामी राष्ट्रों में तुर्की सबसे अग्रगामी सोच रखने वाला राष्ट्र है। लेकिन फिर भी अभी गुलसरीन का मानना है कि स्त्री और पुरुषों को लेकर जो समानता आनी चाहिए वो समानता भी वहां पर नहीं आ पाई है। तो किस तरह से एक कट्टरवादी इस्लामी पार्टी में रहकर कार्य करते हुए एक उदार सोच वो लेकर आ रही हैं, ये इसका प्रतीक है। यमन की एक और महिला का ये जिक्र करती हैं, तवक्कुल करमान, जिसे वहां क्रांति की मां कह करके संबोधित किया जाता है। 32 वर्ष की उम्र में इस महिला ने पूरे देश का नेतृत्व किया और वहां क्रांति आई और वहां तानाशाही, राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की स्थापना होती है। नेपाल, जो कि हमारा पड़ोसी राज्य है, भारत से बहुत छोटा है, लेकिन इसके बावजूद वहां की औरतें जो है किस तरह से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है, किस तरह से वो परिवर्तन लेकर आ रही है, उसका उदाहरण इन्होंने दिया है कि नेपाल में जो है साफा वहां के बैटरी से चलने वाले रिक्शा हैं। तो काठमांडू में 400 महिला साफा ड्राइवर हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से वहां की नेपाल की महिलाएं जो है सशक्तिकरण की दिशा में कदम रख रही हैं। और आज हमारे देश को आजाद हुए 70 वर्ष से अधिक हो गए। महिला आरक्षण बिल कितनी बार संसद में रखा जा चुका है, लेकिन उस पर कभी किसी भी पार्टी ने जो है उसको पास करने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, जो भी सत्ता में रही हैं। लेकिन नेपाल, हमारा पड़ोसी राष्ट्र, छोटा सा देश, उसने अपनी संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया हुआ है। फिर अपने एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान की वो बात करती हैं और इसके लिए उन्होंने 2 फिल्मों का उदाहरण दिया है जो पिछले दिनों आई है वहां पर। एक तो फिल्म है जिसका नाम है बोल और एक फिल्म है सेविंग फेस। सेविंग फेस जो फिल्म है उसे ऑस्कर के लिए भी नामांकित किया गया, उसका पुरस्कार भी उसे मिला। तो महत्वपूर्ण बात यह है, सेविंग फेस एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसके चेहरे को एसिड फेंक करके जला दिया जाता है और किस तरह से वो अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ती है और अपराधियों को सजा दिलाती है। उसके पूरे संघर्ष की कहानी को इस फिल्म में दिखाया गया है। तो महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि पाकिस्तान में किसी इस तरह की घटना के ऊपर जो है फिल्म बनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां की परिस्थितियों में रह करके फिल्म बनाना और वहां की घटनाओं को पूरे विश्व में, वैश्विक परिदृश्य, वैश्विक स्तर पर जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको दिखाया जाना और उसे सराहा जाना, ये महत्वपूर्ण है। स्वात घाटी की साइमा अनवर। स्वात घाटी पाकिस्तान का ही एक छोटा सा राज्य है, एक छोटा जिला है, बहुत खूबसूरत है। उसे जो है पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जिस तरह से हमारे कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पुस्तक में शरद सिंह ने जिन जिन महिलाओं का जिक्र किया है, तो सबसे पहले उन देशों की और उस महिला कार्यकर्ता की पूरी पृष्ठभूमि ये बताती हैं। तो ये सारी कहानियां जो है उन्होंने, ये सारे जो लेख इसमें हैं स्त्री विमर्श को लेकर के, वो उन्होंने कहानियों के रूप में, किस्सों के रूप में गढ़े हैं। तो ये पढ़ने में बड़े रोचक हैं, पठनीय हैं और बिल्कुल भी जो है ये बोरियत पैदा नहीं करते हैं। तो स्वात घाटी की साहिबा अनवर जो है किस तरह से वो वहाँ का दहशत भरा तालिबानी मानसिकता वाला वातावरण देखती है, उस वातावरण में वो अपनी पढ़ाई पूरी करती है, उसके बाद वो कानून की पढ़ाई करती है और किस तरह से वहाँ पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में जाकर के वो अकेली लड़की जो है वकालत करती है
और वो निरंतर जो है इस चीज के लिए संघर्षरत है कि स्वात घाटी को अपना पुराना खोया हुआ वैभव, गौरव वापस मिल सके। फुलवासन देवी का इन्होंने जिक्र किया है, बकरी चराने वाली फुलवासन देवी, जिसे बाद में जाकर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने किस तरह से महिलाओं को अल्प बचत के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यूटी भी और ब्रेन भी, अक्सर कहा जाता है कि ब्यूटी और ब्रेन जो है दोनों का युग्म मिलना जो है दुर्लभ है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे उदाहरण देकर बताया है कि बहुत सारी हमारी जो फिल्मों की, बॉलीवुड की जो हीरोइन हैं, उन्होंने राजनीति में आकर भी जो है बहुत अच्छा काम किया। उनमें हेमा मालिनी है, जयप्रदा है, जया भादुड़ी हैं और दक्षिण की जयललिता हैं। इसके साथ ही जो है चंपा नाम का किरदार भी इन्होंने लिया है कि हिमाचल की रहने वाली चंपा जो है किस तरह से मध्य प्रदेश के बिल्कुल देहात में जाकर के वहाँ एक जाति है बेड़ी, उनकी महिलाएं जो है उनको बेड़ी नहीं कहा जाता है, जो वैश्यावृत्ति का व्यवसाय जो है परंपरा से करती चली आ रही हैं। तो किस तरह से हिमाचल के छोटे से गांव से निकल करके और चंपा जो है वहां जाती हैं और उन महिलाओं को उस पैतृक रूप से चले आ रहे वैश्यावृत्ति के धंधे से मुक्त कराती हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो है रानी गिडालू नागालैंड की जो है उनका भी इन्होंने जिक्र किया है। दूसरी तस्वीर जो है उन किरदारों की हैं जिनको उदार मना पुरुष साहित्यकारों ने गढ़ा है। तो इनमें मुख्य रूप से इन्होंने जिक्र किया है रविन्द्रनाथ टैगोर का, पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने कन्या पाठशालाएं खोली, उन्होंने महाविद्यालय खोले, तो उनका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बाबा नागार्जुन का जिक्र इन्होंने किया है और उनके 7 उपन्यासों की 7 किरदारों को लेकर वो बताती हैं कि इनकी जो मूलभूत समस्या है 7 किरदारों की और उनके क्या समाधान है। और यही 7 उपन्यासों को यदि हम पढ़ रहे हैं बाबा नागार्जुन के, तो पूरा स्त्री विमर्श जो है उसके 7 सवाल है, मूल रूप से मूलभूत 7 सवाल हैं। वो 7 सवालों को बाबा नागार्जुन ने अपने 7 उपन्यासों में 7 किरदारों के माध्यम से उठाया है। तो पहली बार जो है बाबा नागार्जुन का भी इस तरह से स्त्री विमर्श के क्षेत्र में जिक्र देखने को मिलता है। जन कवि ईसुरी जो है बुंदेलखंड के बड़े प्रसिद्ध लोक कवि हैं, उनके फाग बड़े प्रसिद्ध हैं। तो उनकी जो प्रेमिका है उसके माध्यम से उन्होंने जो है एक सशक्त महिला किरदार, रजऊ उनकी प्रेमिका का नाम है, जिसकी उन्होंने सृष्टि की है। और स्त्री विमर्श के माइलस्टोन राजेंद्र यादव, हंस के संपादक, उनको इन्होंने इसका पूरा क्रेडिट दिया है। प्रवासी महिला जो कथाकार हैं, जो अमेरिका में, मॉरिशस में, इंग्लैंड में और बहुत सारे दूसरे देशों में रहती है और वहाँ रह करके वो हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रही है, कहानियाँ लिख रही हैं, उपन्यास लिख रही हैं। तो कुछ प्रवासी महिला कथाकारों की कहानियाँ और उनकी पात्रों का इन्होंने इसमें जिक्र किया है। सबसे अच्छा भाग जो मुझे लगा इस तस्वीर का, वो है इसका दूसरा अध्याय, दूसरी तस्वीर, दूसरी पिक्चर, जो उसमें एक महत्वपूर्ण किरदार ये लेते हैं। उसने कहा था कि सूबेदारनी, जी हाँ, आप सब लोग लहना सिंह और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से परिचित हैं। लेकिन पहली बार लहना सिंह पर तो खूब बात हुई है, लेकिन सूबेदारनी को लेकर एक नए दृष्टिकोण से पहली बार किसी ने लिखा है, मेरी जानकारी में पहली बार और बिल्कुल अलग भिन्न दृष्टिकोण से। एक पेज नंबर 117 पर है, मैं इसे आपको थोड़ा सा पढ़ के भी सुनाना चाहूंगा। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। वो कहती हैं कि सूबेदारनी को विश्वास था कि जो युवक उसे कभी शब्दों से छेड़ा करता था, जो उसके विवाह हो जाने के बाद भी कभी उसके सामने नहीं आया, वह उसके अनुरोध का मान जरूर रखेगा, क्योंकि उस युवक में स्त्री के सामाजिक सम्मान को बचाए रखने की भावना है, वह छिछोरा नहीं है।
इस कहानी से परे यथार्थ जीवन में भी स्त्री संयत पुरुष को कभी भुला नहीं पाती। वह उसे याद रखती है और हर संकट की घड़ी में उसी को याद करती है, और यदि संभव हुआ तो वह उसे बुलाती है और अपनी समस्या बताती है। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहती हैं कि पुरुष अक्सर अपनी पत्नी से अपने प्रेम संबंधों की चर्चा, पूर्व प्रेम संबंधों की चर्चा कर लेते हैं, और वो ये मानकर चलते हैं कि कभी कभार पूछ भी लेते हैं, लेकिन स्त्री जो है गोपन होती है, वो बहुत आसानी से खुलती नहीं है। तो वो ये मानकर चलते हैं कि मेरी पत्नी का तो कभी किसी से कोई अफेयर रहा ही नहीं होगा, या इसके मन में जिस तरह से मैं अभी भी अपनी पूर्व प्रेमिका को याद करता हूँ, प्रेम करता हूँ, उसी की छवि मन में रखता हूँ, ऐसे मेरी पत्नी के मन में ऐसा कोई कोना नहीं होगा। तो ये इसके बारे में ये लिखती हैं कि स्त्री के संबंध में पुरुष यही मानकर चलता है कि उसके मन में वह कोना हो ही नहीं सकता जहां उसके किसी प्रिय की छवि मौजूद हो, या फिर ऐसा कोना स्त्री के मन में होना ही नहीं चाहिए। यही आकांक्षा रहती है हर पुरुष की। लेकिन सच यही है, सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति में इस अध्याय की पढ़ रहा हूं आपके सामने, सच तो यही है कि हर स्त्री में होती है लहना की सूबेदारनी। अब तो यह है दुनियावी सूबेदार को समझना चाहिए कि सूबेदारनी के मन में अंकित लहना की छवि उसका हित ही करेगी, अहित नहीं। तो पहली बार उसने कहा था कि जो महत्वपूर्ण किरदार है सूबेदारनी, उसको इस नए रूप में देखने का अवसर जो है मुझे इस पुस्तक में मिला शरद सिंह के माध्यम से। और इसमें एक पहला अध्याय और है जिसका जिक्र मैं अलग से कर चुका हूं, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया, एक लोक कथा स्त्री के अधिकारों की, जिसमें शरद सिंह ने जो है बताया कि दशा माता की जो कहानी है वो किस तरीके से उसकी व्याख्या गलत की गई है, वो वास्तव में एक सशक्त स्त्री की कहानी है। तीसरी तस्वीर उन सभी महिलाओं की है जो अपने अधिकारों से परिचित नहीं हैं। सभी धर्मों में, सभी जातियों में, सभी देशों में इस तरह की महिलाएं हैं। हालांकि इन्होंने एक चैप्टर जो है इसमें मुस्लिम महिलाओं, भारतीय मुस्लिम महिलाओं का भविष्य, इस पर भी इन्होंने लिया है। तो उन सभी महिलाओं को समर्पित है ये, जो हाउसवाइफ हैं, जो किसान स्त्रियां हैं, जो मजदूर स्त्रियां हैं, जो संभ्रांत घरों की स्त्रियां हैं लेकिन वो बेबस हैं, लाचार हैं। तो इस तरह से ये पुस्तक जो है, इसमें तीसरे अध्याय में इन्होंने महात्मा गांधी के स्त्री विमर्श को और लिया है। मेरी दृष्टि में ये लेख जो है इनका वो दूसरी तस्वीर में होना चाहिए था। और गुलाबी गैंग से आपने नाम सुना होगा, परिचित होंगे आप। संपत पाल ने महिलाओं की एक गैंग का गठन किया, गुलाबी गैंग उसे नाम दिया। वो सब महिलाएं जो है गुलाबी साड़ी पहनती हैं। तो संपत पाल का भी जिक्र इस पुस्तक में जो है शरद सिंह करती हैं। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी, रोचक, पठनीय पुस्तक है। अध्यायों में थोड़ा सा बिखराव है। एक सीरियल यदि होता, इसमें क्रमबद्धता होती तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जो है सभी अध्यायों में कुछ न कुछ किस्से, कहानियां जो है उनका जिक्र इन्होंने किया है। तो स्त्री विमर्श की बहुत सारी पुस्तकें आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी हैं, लेकिन ये पुस्तक थोड़ी अलहदा है। इन्होंने जो कहानियां लेकर आई हैं, भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश, और पड़ोसी नहीं, दूर देश, लीबिया, यमन, तुर्की और दक्षिणी सूडान, वहां तक से कहानियां चुन चुन करके शरद सिंह ने ये गुलदस्ता तैयार किया है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि यदि आपको अवसर मिले तो ये पुस्तक आप जरूर पढ़िएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे सुन करके अपने रिव्यू, अपने विचार, अपनी टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, और उसके साथ ही मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर, साबुन का लगातार प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और कोरोना
महामारी के इस युद्ध में जो हैं अपनी भूमिका एक योद्धा की भांति निभाते रहें। हमारा देश इस संकट से निश्चित रूप से उभरेगा। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना चाहे आया कहीं से भी हो, लेकिन भारत से हार कर जाएगा, हम सबकी एकजुटता से हार कर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।